नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, ये समय हार्ड वर्क करने का है, खूब मेहनत करने का है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा का नुकसान कोविड की वजह से हुआ है उसको कवर करने का है। तो हर घर पाठशाला लिंक आपको एक मंच प्रदान करता है जहां से आप अपने एजुकेशन गैप्स को पूरा कर सकते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो है मिनरल्स के ऊपर और हमारा पाठ ये भूगोल का 3rd पार्ट चला है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसमें हम खनिजों के बारे में विस्तार में पढ़ रहे थे। हमने अनेक खनिजों के नाम भी पढ़े हैं, लोहा, बॉक्साइट, और भी आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज, सोना, चूना पत्थर, नमक, और इसके अलावा हमने पेट्रोलियम, कोयला, इन खनिजों के बारे में भी जाना है। अब हम जानेंगे खनिजों के उपयोग के बारे में। बच्चों, हम क्यों माइनिंग के द्वारा, खनन के द्वारा, प्रोवेधन के द्वारा और अखनन के द्वारा इन खनिजों को पृथ्वी से निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे किसी काम आते होंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए गए खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तो ये जो रत्न, हीरा, सोना, चांदी, इस तरह और रत्न भी हैं, वो जो यूज़ होते हैं वो भी खनिज हैं और उद्योगों में भी प्रयोग होता है। देखिए, तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे का इतना ज़्यादा यूज़ होता है, सिक्के भी बनते हैं, पाइप्स में यूज़ होता है, आपकी बिजली की तारों में यूज़ होता है, बिजली के उपकरणों में प्रयोग होता है। कंप्यूटर उद्योग में सिलिकॉन प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? एल्यूमिनियम सीधे तौर पे ज़मीन से नहीं निकलता। मैंने कहा था जितने भी खनिज हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं निकलते, बल्कि अयस्क होते हैं। बाद में उन्हें प्यूरीफाई करना पड़ता है, उन्हें अलग करना पड़ता है। तो ये जो बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों तक में प्रयोग होता है। तो ऐसे सभी खनिजों का प्रयोग होता है। यहाँ 1-2 के उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाया गया कि खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो क्या हम उसको बिना सोचे समझे प्रयोग कर सकते हैं? नहीं बच्चों, खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। मतलब ये जल्दी दोबारा नहीं बनते। कब बनते हैं? खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लगते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? खनिजों को निकाले जा रहे हैं और उधर बनने की प्रक्रिया बड़ी धीमी है और निकालने की प्रक्रिया बहुत अधिक है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। तो अब क्या करना होगा? खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना होगा। जैसे पेट्रोल का एग्जाम्पल लें तो पेट्रोल तो लिमिटेड है, हम जितना निकालते जाएंगे उतना बंद थोड़ी रहा है अभी तक। तो निकालते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म नहीं हो जाएगा। हमारा पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है, पूरा परिवहन है, वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो इनका प्रयोग हमें बड़े सूझबूझ के साथ करना होता है। एक तो इनकी बर्बादी को घटाना, दूसरा पुनर्चक्रण का तरीका एक अन्य तरीका है, और इसको हम दोबारा समझेंगे पुनर्चक्रण क्या होता है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आपने शायद साइंस में भी कहीं पढ़ा हो। नीचे लिखा है सोचें और करें। आप खनिजों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ कम प्रयोग। मतलब पहले तो हम कम प्रयोग करें, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग हम कम से कम करें, ठीक है, या फिर खनिजों का उपयोग भी कम करें। ऐसी चीज़ों, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सीमित रखें। उसके बाद अगर हमने वो चीज़ ले ली है, हमें लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि हम चीज़ को छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल को हमें कम से कम प्रयोग करना है, हमें अगली पीढ़ी के लिए बचाना है, परंतु मैं पेट्रोल के यूज़ को जीरो नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि मैं पेट्रोल का यूज़ बंद ही कर दूंगा, परंतु उसे थोड़ा सूझबूझ के साथ यूज़ करना है। उसके बाद पुनः प्रयोग। जैसे हमने पॉलीथीन का पहले तो कम प्रयोग करना है, परंतु अगर कर लिया तो उसका बार बार प्रयोग करना है, ताकि हमें बार बार पॉलीथीन ना खरीदना पड़े और बार बार ना वो फैक्ट्रियों में बनाना ना पड़े। उसके बाद कम प्रयोग भी कर लिया, पुनः प्रयोग भी कर लिया। उसके बाद जब वो ख़राब हो गया तो उसका पुनर्चक्रण करना है। पुनर्चक्रण मतलब उसे रिसाइकल करना है। इसको बोलते हैं रिड्यूस। आर से रिड्यूस ये बनता है आर से रीयूज़, ये बनता है आर से रिसाइकल। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं 3R फार्मूला। किस लिए? खनिजों के संरक्षण के लिए।
बच्चों, पुनर्चक्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम खनिज संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में कबाड़ वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, पुराना लोहे का सामान, पुराना प्लास्टिक का सामान ले जाते हैं। वो सामान का क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, मतलब उसी से नया बना देते हैं। हमें नया सामान बनाने के लिए दोबारा से ज़मीन से लोहा नहीं निकालना पड़ता। तो जितना हम कम निकालेंगे उतना अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, आपके पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो खनिजों को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, शक्ति संसाधन। तो बच्चों, अगर आप अपने घर में आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम हर जगह ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे तो एक सनी के एग्जांपल से समझाया गया है। यहाँ पे वो ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं और खाना पकाने के लिए भी विद्युत गैसों का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ के ऊपर नज़र दौड़ाएं। आप सुबह उठते हैं, पंखा चला होता है, लाइट ऑन करते हैं, उसके बाद आपका खाना पकाया जाता है, वो गैस के ऊपर बनाया जाता है। उसके बाद स्कूल जाते हैं तो जिस परिवहन में बैठ के जाते हैं वहाँ भी पेट्रोल का प्रयोग होता है। मतलब हर जगह ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। सो बच्चों, ऊर्जा ये जो है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारी, जिसमें ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पावर की बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे उद्योग, हमारी कृषि, हमारा परिवहन, संचार मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपने फ़ोन पकड़ा है अपने हाथ में, इसको भी ऊर्जा चाहिए, इसको चार्ज करते हैं ना रोज़। और हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ऊर्जा संसाधनों की भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनको जब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो हमने इनको दो रूपों में बांटा है। एक होते हैं परंपरागत संसाधन और दूसरे होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। बच्चों, परंपरागत संसाधन जिनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं, और गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम चिरकाल से प्रयोग करते आए हैं, मतलब लगातार हम उसी को यूज़ करते आए हैं। परंतु गैर परंपरागत संसाधन वो हैं जो अभी हमने सोच विचार करके नई चीज़ें खोजी हैं ताकि हम पुराने संसाधनों को बचा सकें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों को विस्तार से अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप अपने कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।